नमस्कार। आपका अखबार के संक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पहलगाम की घटना तो हो चुकी है, अब उसका पोस्टमार्टम होना चाहिए। पोस्टमार्टम किस लिए होता है? पोस्टमार्टम होता है ये जानने के लिए, किसी व्यक्ति का जब होता है कि उसकी मौत का कारण क्या है। किसी घटना के पोस्टमार्टम का मतलब है ये जानने की कोशिश कि ये घटना क्यों हुई, कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार थे और भविष्य में क्या कदम उठाए जाएं जिससे ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तो पहले सवाल आता है जवाबदेही का, जिम्मेदारी का। 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने जो किया, भारत की संसद ने जो किया, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म कर दिया, अनुच्छेद 370 और 35A को हटा दिया। ये भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना थी। जम्मू कश्मीर को भारत के साथ इंटीग्रेट करने के लिए, एकीकृत करने के लिए सबसे बड़ा कदम था आज़ादी के बाद से। और उसके बाद सरकार ने जिस तरह से वहाँ काम किया, गृह मंत्रालय ने, उसके अलावा भारत सरकार ने, वहाँ की स्थिति को ठीक करने के लिए मतलब वहाँ जो आतंकवाद की फसल उग रही थी उसको काटने के लिए, आतंकवाद का जो घुन पूरे प्रशासन में, जम्मू कश्मीर के समाज में घुसा था, उस घुन को निकालने के लिए, उस घुन को हटाने के लिए, दूर करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, उस सारे प्रयास पर सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पानी फेर दिया। और वो फैसला था जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का। पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने थी कि जो भारत सरकार ने कदम उठाया है अनुच्छेद 370-35A को हटाने, जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने का और भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर में लागू करने का, वो संविधान सम्मत है या नहीं। मामला इतना था, सुप्रीम कोर्ट को ये बताना था कि सरकार का ये काम संविधान के जो प्रावधान हैं उनके अनुरूप है कि नहीं। इस मामले की सुनवाई के दौरान कुछ लोगों ने अपना पॉलिटिकल एजेंडा चलाया, 2 और मुद्दे उठाए। याद रखिए, एक मुद्दा ये उठाया कि जम्मू कश्मीर में जल्दी से जल्दी विधानसभा का चुनाव कराया जाए और 370-35A को ख़त्म करने के साथ साथ भारत सरकार ने ये भी किया कि जम्मू कश्मीर राज्य का पुनर्गठन कर दिया, उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। एक लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया और दूसरा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा उसका हटाकर यूनियन टेरिटरी बना दिया। उसका उद्देश्य क्या था? वहाँ ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार अपना राज्य स्थापित करना चाहती थी। वहाँ था कि केंद्र के हाथ में सत्ता के सारे सूत्र होंगे तो उसको काम करने में, आतंकवाद को ख़त्म करने में, आतंकवादियों को ख़त्म करने में, आतंकवाद के आकाओं को ख़त्म करने में, और सबसे बड़ी बात, जो स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों को समर्थन मिलता है, शरण मिलती है, मदद मिलती है, उसको ख़त्म करने में मदद मिलेगी। और इसी अभियान के तहत हज़ारों जो है राज्य के सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया। पुलिस में, प्रशासन में, जगह जगह उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके कि कौन कौन आतंकवादियों के मददगार हैं। तो सरकार के स्तर पर तो आप कर सकते हैं कम समय में। आपको इंटेलिजेंस इनपुट की ज़रूरत होती है, दूसरे इनपुट की ज़रूरत होती है, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं, उसके आधार पर कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन समाज में ये बदलाव लाने में समय लगता है। इसीलिए केंद्र सरकार जल्दी चुनाव नहीं कराना चाहती थी। लेकिन जो लोग नहीं चाहते थे कि कश्मीर से आतंकवाद खत्म हो, उनके एजेंडे पर ये 2 मुद्दे थे कि जल्दी से जल्दी विधानसभा चुनाव हो और स्टेटहुड बहाल हो, जिससे राज्य सरकार के हाथ में सारी शक्तियां चली जाए। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उनकी बात मान ली और चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया। ये दिसंबर, शायद 11 दिसंबर की बात है, 11 दिसंबर 2023 को ये फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और कहा कि 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव कराया जाए। ये
चुनाव आयोग को निर्देश दिया गया। ये नहीं कहा गया कि आप चुनाव कराने की संभावना तलाशिए, वहाँ की परिस्थितियाँ चुनाव के लायक है कि नहीं। सरकार से ये नहीं कहा कि आप देखिए कि क्या स्थिति सामान्य हो गई है, क्या चुनाव कराने की स्थिति है, क्या चुनाव कराने से स्थिति बेहतर होगी, खराब होगी, इसका आकलन कीजिए, ऐसा कुछ नहीं कहा। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हाथ में ले लिया, चुनाव कब कराना है, कैसे कराना है, ये चुनाव आयोग तय करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो आजकल बहुत कुछ कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधा निर्देश दिया, ये संविधान पीठ थी सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की, जिसकी अध्यक्षता उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 30 सितंबर तक हर हाल में विधानसभा का चुनाव कराइए। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या पता है कि वहाँ की ज़मीनी स्थिति क्या है? सुप्रीम कोर्ट को क्या पता है कि इस चुनाव का नतीजा क्या होगा? ये आतंकवाद को जो ख़त्म करने की कोशिश कर रही है केंद्र सरकार, उसको उसमें मदद का काम करेगा या उसमें रुकावट बनेगा? इन सब की कोई जानकारी सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह की कोई जानकारी हासिल करने की कोशिश भी नहीं की। उसके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे वो ये जानकारी हासिल कर सके। वो सरकार से ही ये जानकारी मांग सकती थी, और आप मान कर चलिए सरकार पर तो सुप्रीम कोर्ट को कभी भरोसा नहीं है। तो सरकार पर भरोसा नहीं है तो इसलिए सरकार से इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं मांगी। चुनाव आयोग से भी ये रिपोर्ट नहीं मांगी कि आप बताइए आप कब तक चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। सीधा निर्देश दे दिया कि 30 सितंबर 2024 तक चुनाव करा दीजिए। 30 सितंबर 2024 से पहले पहले विधानसभा का चुनाव हो गया। दूसरा, स्टेटहुड के मामले में केंद्र सरकार से कहा आप आश्वासन दीजिए, आप कमिट कीजिए कि स्टेटहुड को जल्दी से जल्दी बहाल करेंगे। केंद्र सरकार ने इस मामले में थोड़ा कड़ा रुख अपनाया और कोई समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। कहा जब परिस्थितियां ठीक हो जाएंगी तब जो है स्टेटहुड बहाल कर दिया जाएगा। ये हमारा कमिटमेंट है कि स्टेटहुड बहाल करेंगे, लेकिन कब करेंगे बाद में जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब आतंकवाद खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर से तब स्टेटहुड बहाल होगा। तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जो असर हुआ, जो विधानसभा चुनाव हुए, सरकार ने 5 अगस्त 2019 से और सितंबर 2024 के बीच में जितने कदम उठाए थे उन सबको पीछे धकेल दिया। वो जो नॉर्मलसी की बात सरकार कर रही थी वो प्रशासनिक स्तर पर, कानून व्यवस्था के स्तर पर, आतंकवादियों की जो हरकतें हैं उनके स्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा आतंकवादी मारे जा रहे थे। सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही थी और आतंकवादियों के जो ओवरग्राउंड अंडरग्राउंड सपोर्टर थे वो हतोत्साहित हो रहे थे। चुनाव ने ये सब बदल दिया। तो क्या माननीय न्यायाधीश महोदय लोग इसकी जिम्मेदारी लेंगे जो पहलगाम में हुआ? ये कोई गारंटी नहीं दे सकता कि जो है चुनाव न हुए होते तो इस तरह की घटना न होती, लेकिन चुनाव ने इस तरह की घटना की संभावना बढ़ा दी। और इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि ये जो आतंकवादी आए उनको पनाह मिली कश्मीर में, उनको भागने में मदद मिली कश्मीर में। ये जो झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश हो रही है ना कि बहुत से लोगों ने, घोड़े वालों ने, टैक्सी वालों ने बड़ी मदद की, ये सब फिर कह रहा हूँ अलतकैया है, दिखाने के लिए है। एक वीडियो मैंने अभी देखा, एक महिला, कश्मीरी महिला है, उनसे एक रिपोर्टर पूछ रहा है इस घटना के बारे में, तो उसका जवाब आप सुनेंगे तो आपको कश्मीर की पूरी तस्वीर एकदम साफ नज़र आएगी। वो कह रहे हैं कि जैसे भारत के लोगों के दिल में कश्मीर बसता है वैसे कश्मीरियों के दिल में पाकिस्तान बसता है। हम मानते हैं कि वो हमारे भाई हैं, वो हमारे अपने हैं। तो कश्मीर के लोग पाकिस्तान को अपना मानते हैं, भारत के लोगों को नहीं। अब हो सकता है कोई जो है 2 लोगों को लाके खड़ा कर दे जो कहे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, हम तो भारत को अपना मानते हैं। तो ऐसा तो कहीं किसी के पक्ष में या विरोध में 100% लोग नहीं होते हैं।
थोड़े से कुछ लोग मिल जाएंगे, लेकिन सवाल ये होता है कि बहुमत किधर है, ज़्यादा संख्या किधर है, किस तरह के विचार से सहमत है। तो भारत ने कश्मीर को कभी छोड़ा नहीं और कश्मीर के लोगों ने भारत को कभी अपनाया नहीं। इस सच्चाई को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। अब आप देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा दुख भी होता है, और हो सकता है कि इसकी वजह से मुझे कोई परेशानी भी हो जाए, लेकिन ये बात कहना ज़रूरी है कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया पिछले दिनों यानी इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस का एक डेलीगेशन गया मणिपुर। मणिपुर में जो हो रहा था आपको मालूम है, पिछले 1-1.5 साल से स्थिति बहुत ख़राब थी, इसमें कोई शक नहीं है। हिंसा हुई, बड़े पैमाने पर हिंसा हुई, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। बहुत से लोग पीड़ित हुए, ये भी सही है। सुप्रीम कोर्ट का डेलीगेशन गया स्थिति का जायज़ा लेने के लिए। ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम संविधान की व्याख्या करना है। सुप्रीम कोर्ट कोई पार्टी, कोई संगठन, कोई एनजीओ नहीं है, न तो वो ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो ऐसी स्थितियों में स्थिति का जायज़ा लेने जाए। लेकिन गए, मैं कहता हूं कि बड़ी अच्छी बात है, स्वागत योग्य बात है। वहां जाकर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसके चेयरमैन जस्टिस BR गवई है, जो अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, उन्होंने इस संस्था के फंड से 2.5 करोड़ रुपए सैंक्शन किए। जो लोग कैंपों में रह रहे थे उनकी मदद के लिए, राहत सामग्री के लिए 1.5 करोड़ रुपए ये संस्था पहले ही सैंक्शन कर चुकी थी। ये भी मैं कहता हूँ स्वागत योग्य कदम है। उसके अलावा उन्होंने ऑनलाइन इनॉग्रेशन किया। ये नेताओं का काम है इनॉग्रेशन इस तरह का करना, लीगल सर्विसेज का, हेल्थ सर्विसेज का, उसके कैंप का, ये काम भी किया। इसको भी न्यू नॉर्मल मान लीजिए। अब मेरा सवाल दूसरा है, इस देश ने सबसे बड़ा नरसंहार आज़ादी के बाद देखा तो 2 नरसंहार। एक 1984 में हुआ दिल्ली में, देश की राजधानी में, सिखों का नरसंहार। सारा सुप्रीम कोर्ट यहीं पर बैठता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से लेकर जितने सुप्रीम कोर्ट के जज हैं सब यहीं बैठते हैं। कोई डेलीगेशन गया सिख नरसंहार के पीड़ितों की हालत देखने के लिए, उनकी मदद के लिए कोई किसी संस्था से मदद दी गई, कोई लीगल एड इस तरह की दी गई? सुप्रीम कोर्ट का डेलीगेशन छोड़िए, कोई एक जज भी गया उनकी हालत देखने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में उनको न्याय दिलाने का मामला इतने लंबे समय तक, दशकों तक क्यों अटका रहा, इस पर कभी सुप्रीम कोर्ट ने विचार किया? कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमसे गलती हुई? इतना बड़ा नरसंहार उनकी आंखों के सामने हुआ, क्या स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट ने? क्या सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की सरकार से पूछा कि इतने लोग जिंदा जला दिए गए, किसी एक के खिलाफ FIR क्यों नहीं हुई? कोई FIR नहीं हुई। पूछा कि सरकारी अस्पतालों में इन घायलों का इलाज क्यों नहीं हुआ? और कैसे ये हुआ कि राशन कार्ड से उनकी पहचान करके, घर पहचान कर उनको मारा गया, जलाया गया, उनके घर जलाए गए? कोई सवाल नहीं पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट का कोई डेलीगेशन नहीं गया। देश के दूसरे हिस्सों को तो छोड़ दीजिए, दिल्ली में जहां से वो 15 मिनट में पहुंच सकते थे, वहां भी नहीं गए। फिर 1990 आता है, कश्मीर से हिंदुओं का, कश्मीरी पंडितों का पलायन होता, उनकी हत्या होती है, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, उनके घर जलाए जाते हैं, घरों पर कब्जा किया जाता है, मस्जिदों से ऐलान होता है कि अपनी महिलाओं को छोड़कर चले जाओ, या तो हमारा मजहब स्वीकार कर लो या फिर मरने के लिए तैयार रहो। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का कोई स्वतः संज्ञान लिया? अभी लगभग मुश्किल से मुझे लग रहा है 1 साल हुआ, विस्थापित कश्मीरी पंडित जो है सुप्रीम कोर्ट गए कि इसकी जांच होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत देर हो चुकी है। न्याय के लिए देर हो चुकी है क्या मतलब? अगर अन्याय हुआ है तो जब भी न्याय मिले तभी सही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने न्याय तो छोड़िए, सुनवाई से भी मना कर दिया।
क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई डेलीगेशन गया कि कश्मीरी पंडित जिन कैंपों में आज भी रह रहे हैं उनकी हालत क्या है? अपने ही देश में वो शरणार्थी क्यों बने हुए हैं? उनके बच्चों की, उनके परिवार की स्थिति क्या है? उनके घर के बुजुर्गों की स्वास्थ्य की चिंता क्या है? इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट का कोई डेलीगेशन गया क्या? तो मणिपुर में जस्टिस गवई ने कहा कि भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। तो ये समान अधिकार का प्रमाण है क्या? भारत सरकार की कमजोरी कहें, गलती कहें या फिर मजबूरी कहें, मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर का विधानसभा चुनाव कराना, विधानसभा चुनाव ने जो किया वो 5 साल का जो भी परिश्रम था भारत सरकार का, उस सब को खत्म कर दिया, उसको फिर से जीरो कर दिया। जिस तरह का वातावरण बन गया था उस पे परिवर्तन की शुरुआत हो सकती थी, होती कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन चुनाव ने वो सब कुछ बदल दिया, यथास्थिति को बहाल कर दिया। आप आतंकवादियों को मार सकते हैं, पकड़ सकते हैं, जो बाहर सरहद पार से समर्थन दे रहे हैं उनको चुन चुन कर मार सकते हैं, लेकिन जो घर में बैठे हैं उनका क्या? जो कश्मीर में बैठे हैं, जो देश के दूसरे हिस्सों में बैठे हैं, जो हर मौके पर आतंकवादियों के समर्थन में सामने आ जाते हैं, जो आतंकवादियों का समर्थन करना ही देश प्रेम बताते हैं और आतंकवादी का विरोध करना देश विरोध बताते हैं, उनका क्या? ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में क्या सुप्रीम कोर्ट ने कभी कोई स्वतः संज्ञान लिया? नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सत्ता में है जम्मू कश्मीर में, उसका सांसद अगर ये कहे कि जो पर्यटक आ रहे हैं कश्मीर में वो दरअसल कल्चरल इन्वेजन कर रहे हैं, ये हेट स्पीच में आता है कि नहीं माननीय न्यायाधीश महोदय? मिलॉर्ड बताइए, ये हेट स्पीच में आता है कि नहीं? ये देश विरोधी भाषण में आता है कि नहीं? ये समाज को बांटने की भाषा है या नहीं? हो सकता है आपने सुना ही ना हो, ऐसी बातें आपके कानों तक पहुंचती नहीं हैं। तो पहलगाम के लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं, उनकी जिम्मेदारी तय करते समय, जवाबदेही तय करते समय और भी लोगों पर ध्यान जाना चाहिए। सवाल ये है कि इस समस्या का जब तक जड़ से उन्मूलन नहीं होगा, ये जो होम ग्रोन टेरर की मानसिकता है, अलगाववाद की मानसिकता है, अलगाववादी संगठनों की कमर तोड़ दी भारत सरकार ने, ये बिल्कुल सही है, लेकिन अलगाववाद की भावना खत्म हो गई ऐसा नहीं है, वो बनी हुई है और वो कोई 1-2 दिन, 1 साल, 2 साल, 3 साल में खत्म नहीं होने वाली है, लंबा समय लगेगा। उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस को फ्री हैंड चाहिए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को फ्री हैंड चाहिए। तो चुनाव कराने का जो पाप हुआ है जम्मू कश्मीर में विधानसभा का, उसके लिए किसी न किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जवाबदेही तय होनी चाहिए। और सबसे पहली जवाबदेही तो उसी व्यक्ति या संस्था की होनी चाहिए। मैं किसी जज के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक संस्था के रूप में कह रहा हूँ। जब उन्होंने चुनाव कराने का निर्देश दिया चुनाव आयोग को, तो क्या सभी पहलुओं पर विचार किया था? क्या उनके पास कोई ऐसी रिपोर्ट थी? क्या उन्होंने कोई सर्वे कराया था, कोई स्टडी कराई थी कि चुनाव अगर विधानसभा का हो जाएगा तो जम्मू कश्मीर जो है वहाँ की स्थिति और बेहतर हो जाएगी? किस आधार पर वो इस नतीजे पर पहुँचे? केवल कुछ लोग उनके यहाँ पहुँच गए थे, जिनके पास ये सुविधा है कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट पहुँच सकते हैं, कभी भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। वो आतंकवादियों के लिए भी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। क्या उन्हीं की बात सुनी जाएगी?
क्या इस बात पर विचार नहीं होगा कि ऐसे लोग जो कह रहे हैं वो देश हित में है या नहीं है? ये सोचने का समय आ गया है। अब इसको और ज़्यादा इग्नोर करने का, इसकी उपेक्षा करने का समय निकल चुका है। अगर देश को बचाना है, अगर समाज को बचाना है, अगर अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचाना है, तो इसके बारे में सोचना पड़ेगा। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।